जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो सीरीज है ये यूपी पीसीएस जो प्री 2023 का होने वाला है 14 मई को, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ में जहाँ पर भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस क्या है कि बहुत वास्ट सिलेबस है। जीएस में आपका सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी के एग्ज़ाम्स हों, किसी भी स्टेट का पीएससी हो, ठीक है, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूके पीएससी, कहीं भी किसी भी स्टेट का पीएससी हो। इवन की जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए एनडीए, एसएससी वगैरह, अभी जैसे एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है, देखिएगा इसमें भी प्रश्न एक दो प्रश्न जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं इसमें आप जनरल साइंस के जो है प्रश्न करवाऊँगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू का मतलब ये हुआ कि किसी न किसी परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हों या यूपीएससी में, इवन कि यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, और किसी स्टेट के पीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये 38वां वीडियो है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है वो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। ये टॉप 30 वाली पूरा, उसमें 37 वीडियो है ऑलरेडी पहले से ही, ये वाला भी ऐड हो जाएगा, 38 वीडियो हो जाएंगे। आप यकीन मानिए कि आपके 1000-1200 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएंगे अगर आप पूरा देख लेंगे इसमें। तो जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ पे मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। बाकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बात करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए जनरल साइंस का ये तीसरा, बेसिकली वैसे तो ये मतलब 38वां वीडियो है जो ये सीरीज चल रही है, लेकिन ये जनरल साइंस वाला जो मैंने टॉपिक उठाया है ये उसका तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं मैंने। आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है और इनमें से आपको बताना है। देखिए सदिश और अदिश में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसको स्केलर और वेक्टर बोलते हैं। यानी ये सदिश वाली जो है वो वेक्टर होती है, और जो अदिश होती है, अदिश को स्केलर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी इंग्लिश में भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वेक्टर क्या है, जैसे सदिश राशि क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड परिमाण भी होगा, है ना, और आपको डायरेक्शन भी होगी इसमें, यानी किसी न कोई कोई डायरेक्शन होगी वो, ठीक है। तो वो सदिश हो गई, यानी नाम से समझ में आएगा कि सदिश, है ना, दिशा सहित। अगर आप इसको इससे हिंदी के हिसाब से देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो सा और ये दिस, है ना, ऐसे करके सदिश। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। तो इसमें देखिए कौन सी ऐसी है, पूछ रहा है कि सदिश राशि है, ये पूछा गया है ये प्रश्न। तो देखिए संवेग एक ऐसा है जिसमें कि आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, परिमाण भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। बाकी इसमें आपको परिमाण तो मिलेंगे ये तीनों में, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ए, संवेग। मोमेंटम जो है क्या है, ये आपका सदिश राशि है जो वेक्टर ये बोलते हैं, ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल जो टाइम पीरियड होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है। देखिए जो आपकी जो ये लोलक मतलब होता है, ठीक है, जो सरल लोलक आपने पढ़ा होगा। पहले तो जानिए कि आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड। देखिए कोई मीडियम होता है, माध्यम, उसके कण में जैसे कुछ कंपन होता है, तो उस कंपन में कितना, एक कंपन को पूरा करने में कितना समय ले रहा है वो उसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं आपको तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब हुआ कि ये एक जो कण है, इसको ये एक कंपन पूरा करने में ये कितनी दूरी चला इसने, ठीक है। तो कितनी दूरी इधर चला या इधर, तो ये क्या होगा, इसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब एक कंपन जब पूरा करने में ये जो तरंगे हैं वो कितना दूरी तय कर रही हैं, वो तरंग दैर्घ्य हो गई। और कितना समय लिया, तो वो टाइम पीरियड हो गया आपका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से होती है, ये सब जानते रहिए। फिजिक्स के ये बेसिक चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी हाई स्कूल इंटर में, तो आपको निश्चित तौर पर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, इन टर्मिनोलॉजीज से आप जो है वाकिफ़ होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें तो पूछा है कि क्या होता है। तो देखिए जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो लेंथ, इसे टी से वो करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर जो ऐसे सरल लोलक देखिए आप, सरल लोलक होता है, उसमें जो ये लेंथ होती है, अगर इस लेंथ को घटाया बढ़ाया जाएगा तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही ये लड़की खड़ी हो जाती है, क्योंकि देखिए आपने झूला देखा होगा, ऐसे झूला, मान लीजिए ये झूला है, मेरी वैसे ड्राइंग बड़ी बेकार सी है, इस पर बैठी हुई है,
तो ये क्या है, एक सरल लोलक की तरह कार्य कर रहा है, झूल रहा है, ऐसे इधर उधर आ जा रहा है। लेकिन अभी तो लड़की बैठी हुई, जब खड़ी हो गई तो वो यहाँ से जो इसकी लंबाई है वो कम हो गई। तो कम हो गई का क्या हुआ कि उसका जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लड़की खड़ी होती है उसका उसकी लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, जो वो है झूले का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखिए आप, वो झूला भी धीरे हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसमें आपका ये कम हो जाएगा। ठीक, चलिए ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये लेंथ है ना, ये टाइम प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो आवर्तकाल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए, तो आवर्तकाल इसका घट जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, जहाँ लगेगा कि ये आपको समझना चाहिए वो चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। लाइक कर दीजिए करिए यार, इसको लाइक करके कमेंट भी करिए कि अच्छा लगा, बेकार लगा, क्या है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। कहीं अगर मैं गलत बोल जाता हूँ तो उसको भी सुधार बता दिया करिए आप लोग। ठीक है, कोई मैं मतलब बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, सर्वज्ञ ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, ये है कि चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, देखिए वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन आपने देखी होगी। ठीक है, इसके अंदर मशीन लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये घूमती रहती है, देखिए आप ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एक बार इधर घूमेगी एक राउंड, फिर एक बार इधर ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा है कि किस कार्य सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो कार्य सिद्धांत क्या होता है, एक तो अभिकेंद्रीय बल लगता है ना, और एक अपकेंद्रीय लगता है। तो अप का मतलब हुआ कि बाहर की तरफ, है ना, और अभी का मतलब हुआ अंदर की तरफ। ठीक, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगल जिसको बोलते हो ना, सेंट्रीफ्यूगल ये उस पर काम करती है ये। ठीक, मशीन, तो ये अपकेंद्रण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घटता जाता है। ठीक है, और ऊंचाई के साथ कारण पूछ रहा है, मतलब इसमें कथन और कारण इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछता है यूपीपीसीएस। मतलब आप देखिएगा जब देंगे आप, अगर आपने दिया होगा पहले तो आपको पता होगा, अगर फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं 2023 में, तब आपको समझ में आएगा। ये प्रीवियस ईयर उठा के जो PYQs हैं उनको देखिए तो आपको पता चलेगा, ये PYQs ही हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो BPSC में या UPPSC में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ, देखिए इसमें बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, तो ये तो सही है, लेकिन ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है कि बढ़ता है। अगर आप कहीं ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई पे आप देखिए, कभी आप वैष्णो देवी वगैरह अगर गए हैं आप, या कहीं किसी हिल स्टेशन पर जाइए, तो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब होता है वो घटता जाता है। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आपका ये वाला, ये गलत लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ए तो सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वायुमंडलीय दाब के मतलब इन्वर्सली जो क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल, यानी वो घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, जब ये दाब घटेगा तो ये भी घट जाएगा। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें ये चीज़ पूछ रहा है कि घटता जा रहा है, तो ये आंसर तो यही होगा इसका। ठीक है, ये वाला तो वैसे भी आपको गलत दिख रहा है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी, तो जब वायुमंडलीय दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। यानी कि जैसे आप जाइए पहाड़ों पे, दाल जो है प्रेशर कुकर वगैरह या इसमें रखते हैं, या कुछ भी जैसे पानी गर्म करना है तो वो जल्दी बॉयल कर जाता है। ठीक है, पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो ये भी उसके एक तरीके से कह सकते हैं कि समानुपाती होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, मैंने इन्वर्सली बोल दिया था, इन्वर्सली नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मतलब जैसे जल रखा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको गर्म किया जाएगा तो इसके पहले तो आयतन इसका घटेगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा, उसके जो तापमान होगा जब बढ़ेगा तो भाई जाहिर सी बात है, कोई वस्तु अगर गर्म होती है, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, अब ये जल के अणु है मान लो, ठीक है, अब इसको अगर गर्म किया जाए हीट से, ठीक है, तो क्या होगा, इनके अणु जो है वो भागेंगे। ठीक है, इनका विस्तार होगा तो उसका आयतन जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, तो जो अंतराण्विक दूरी है वो बढ़ जाएगी तो भाई वो आयतन भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये, तो इस पर याद रखिएगा कि पहले क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर यही चीज़ ये लिखा होता कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक,
0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब क्या होगा, तो सिर्फ घटेगा, ठीक है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसके बाद फिर ये बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, पूछा भी गया है ये प्रश्न। इसके अलावा भी जो मैंने बताया वो भी पूछा गया है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो वैसे ही काम करेगा जैसे क्या करता है। देखिए पानी का बुलबुला आपने देखा है पानी में। मान लीजिए ये कोई बकेट है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा, है ना। इसमें क्या है, अगर आप जैसे कोई बुलबुला बना, ठीक है, कुछ आपने डाला या कुछ भी है, तो बुलबुला बना तो वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। यानी कि बुलबुला कैसे बनेगा, बुलबुला ऐसे ही तो बनता है, ये ऐसे बनेगा, है ना। तो ऐसे बनेगा तो मतलब क्या हुआ कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो लेंसेज हैं वो आप समझिए उनको कि कैसे काम करता है। कॉनकेव लेंस जो होता है ऐसे, है ना, ये इसके अंदर का ये हो गया, और जो कॉनकेव और कॉन्फ्लेक्ट, कौन सा, कॉन्क्लेव, इंग्लिश थोड़ा भाई वीक है तो ज़्यादा मतलब जोर दे के बताऊँगा तो हो सकता है कि थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जो है वो गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए पहले से माफ़ी, ठीक है। उस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा कि इसका तो प्रोनाउंसिएशन ही गड़बड़ है, तो मेरा है प्रोनाउंसिएशन गड़बड़, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये अवतल लेंस जो है अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसकी तरह कार्य करेगा, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक और होता है ना उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये, और ये होता है कॉनकेव, ठीक है। दोनों लेंस का याद रखिएगा ये, ठीक है। ये चीज़ बताया था ना मैंने अभी, ये जैसे कॉनकेव है तो कॉनकेव कैसा रहता है, कॉनकेव का इधर वाला ये पार्ट ऐसे उभरा रहता है, ठीक है। और जो आपका कॉन्वेक्स होता है वो अंदर की तरफ होता है उसका, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए वो दिखाया गया है, मैंने आपको इसीलिए बना के दिखाया ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई बुलबुला है तो ये चीज़ बाहर आ रही है ना इसकी, ऐसे ऐसे बन रहा है ना ये ऐसे, ठीक। तो ये उसी तरीके से काम करेगा। किसी दर्पण को 8 कोण मतलब डिग्री से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित का घूर्णन क्या होगा। इसमें पूछा है कि परावर्तित का घूर्णन क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, बहुत डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये 20 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, घूर्णन, परावर्तित घूर्णन 20 डिग्री, ठीक। चलिए, कुल आंतरिक परावर्तन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो किस में मतलब प्रकाश जाता है तो होता है इसमें, इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक प्रकाश की मतलब घटना है, कह सकते हैं प्रकाशीय घटना है ये, जिसमें देखिए कि आप इसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी जगह पे इनका प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो हीरे का जो जैसे वो कांच वगैरह में देखिए बना होता है, तो उसमें क्या है वो चमकता है वो हीरे के कांच में, ठीक है। उसमें आपको ऐसे ऐसे लाइटें अजीब से दिखेंगी, जब आप डायमंड देखिए तो वो क्या है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है वो, ठीक है। तो वो याद रखिएगा परावर्तन, ठीक है, आंतरिक। इसका और भी यूज़ होता है, जो अंदर आप देखिए नली पेट वगैरह में डालते हैं, या इसको वो होता है ना अंदर चेक करते हैं बॉडी के अंदर डाल के, तो वो उसका उसका प्रयोग है। ये बहुत प्रश्न पूछा भी गया है, ये हो सकता है आगे इसमें कहीं आपको दिख जाए, आगे हो भी सकता है उसमें, ठीक है। टोटल जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। ये याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बहुत पूछा गया है। तो ये वाला जो है, जैसे हीरा जो खूब चमकता है, वो एक तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल से प्रश्न पूछता है। तो ये जैसे हीरे का बता दिया एक तो, ठीक है। एक और होता है आपका ये जो मरीचिका होती है, मिराज, है ना, मिराज बोलते हैं ना, रेगिस्तान में मरीचिका दिखती है, वो भी होता है, ठीक है। कांच जब देखिए चटका हुआ जो है वो चटक जाता है ना कांच, तो उसमें भी चमकीला दिखाई देता है, ठीक। तो ये है एक फाइबर ऑप्टिकल वाला, आप बहुत क्वेश्चन पूछता है फाइबर ऑप्टिकल। ये फाइबर ऑप्टिकल में पूछता है कि कौन सा ये यूज़ होता है, तो ये टोटल ये जो इंटरनल ये है ना रिफ्लेक्शन परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। और पानी में जो हवा भरे बुलबुले होते हैं, एयर बबल्स, वो भी इसीलिए चमकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, एग्जाम्पल से बहुत पूछता है ये, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सुमेलित करना है इसमें कि कौन सा मात्रा किसकी इकाई, इसके बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है, इकाई के बारे में। तो देखिए इसमें एक एक चीज़ देख लेते हैं हम। अगर हम मैक, ये मार्क नहीं मार्क लिखा हुआ है, ये मैक है बेसिकली, ठीक है। मैक आपको पता है कि जब बोलते हैं ना कि कितने मैक से, ये कितनी मैक जब मिसाइल वगैरह होती हैं तो उसका वो बोलते हैं, उसकी जो ये क्या बोलते हैं, स्पीड, है ना, वेग, तो वो किस में नापी जाती है, मैक में, ठीक है, मैक, ये याद रखिएगा। ध्वनि से तेज,
जो ध्वनि की जो चाल होती है उससे तेज़ जो होती है ये मैक होती हैं ये, ठीक है। अब देखिए मिसाइलें हैं अपने यहाँ, पृथ्वी या जो भी हैं आकाश जितनी भी हैं, ये सब इनकी स्पीड देखिए मैक में रहती है, ठीक। तो ये बताइएगा आप, इंडिया में एक प्रश्न बताइएगा कि इंडिया में ऐसी कौन सी मिसाइल है जो सबसे सर्वाधिक उसकी स्पीड तेज़ है, मतलब मैक यानी ध्वनि की चाल से भी करीब 3 गुना 4 गुना टाइप है। तो बताइएगा, अभी करंट में भी था ये, कुछ दिन पहले ही उसका कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग भी हुआ है, इतना बता दिया मैंने आपको, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे प्रश्न। तो ये मैक में ये 1 का ए हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको पता है। उसके अलावा आप देखिए तरंग दैर्घ्य, ये एंगस्ट्रॉम ही होता है इसका इकाई, दाब पास्कल, ठीक है, ऊर्जा जूल। तो ये याद रखिएगा, ये इतना आपको मतलब समझने की ज़रूरत है। बेसिक जो यूनिट्स है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से मैचिंग में, या डायरेक्ट वन लाइनर में भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। पास्कल जो है वो न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है, ठीक। पास्कल क्या होता है, इसे जो पास्कल बोलते हैं ना, इसको अगर कहीं ऐसे लिखा रहे न्यूटन पर मीटर तो उसको आप गलत मत समझिएगा, ठीक है, ये भी सही है पास्कल, ठीक। तरंग दैर्घ्य का ये आपको पता ही है ना। तो ये हो गया, तो ये जानते रहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो इसमें से कहने का मतलब पूछ रहा है कि अगर लोहे में क्या चीज़ मिलाया जाता है जिससे कि मतलब इतना सॉलिड और ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो आप इसमें देखिए क्रोमियम, देखिए क्रोमियम जो है वो क्रोमियम मिलाया जाता है आयरन के साथ मिला करके, और बहुत ही उच्च कठोरता और अपघर्षण ये सब उसमें जो है इस्पात बनता है, ठीक। तो क्रोमियम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ सूक्ष्म होते हैं कुछ दीर्घ होते हैं, ठीक है, लघु और दीर्घ। तो ये सूक्ष्म की बात कर रहा है, ठीक है, 71 में आपका सूक्ष्म की बात कर रहा है। तो सूक्ष्म में आपका ये सोडियम जो है ये सूक्ष्म नहीं है, बाकी ये बोरॉन, जस्ता, ताम्र ये सब आपके सूक्ष्म में आते हैं, ठीक। ये मतलब माइक्रो और मैक्रो जो वर्ड है उसको याद रखिएगा। तो ये माइक्रो में है, ठीक, और मैक्रो दोनों वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पोषक तत्व होते हैं, और ये वाले जो है सोडियम जो है वो मैक्रो में आता है, बाकी सब जो है आपके सोडियम के साथ कोबाल्ट भी आता है, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है, कोबाल्ट भी आता है, निकल, ये सब निकल ये जो भी कहिए आप, ये सब क्या है, ये सब आपके अलग हो जाते हैं ये, ठीक। चलिए ये बेसिकली वैसे तो देखा जाए तो ये मतलब उसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ये सोडियम पोषक तत्व भी नहीं है, आवश्यक पोषक तत्व नहीं आते हैं, लेकिन माइक्रो और मैक्रो दोनों होते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि माइक्रो तो ये इसमें से ये माइक्रो हो गए, ठीक है। आप और इसके अलावा भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये सब होते हैं, जिंक, मैग्नीज, सल्फर, क्लोरीन, ये सब होते हैं। लेकिन आप बताइएगा मैक्रो कौन से होते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील, इसमें हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या होती है, वो फ्लोरीन होती है। तो ये सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक है। सभी हैलोजनों में ये सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है इसमें, इसके अंदर ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ऋणात्मकता होती है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज़्यादा इसी में होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं लिस्टिंग वाले, और ये बहुत पूछा गया है। नीला थोथा, नीला थोथा क्या होता है, कॉपर सल्फेट, बहुत पढ़ा है बचपन से, नीला थोथा इतना मतलब याद हो गया है इस तरीके से। तो ए का 4 अगर आप देखिए तो आपको इसमें यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, ठीक। अगर आप इसको इस हिसाब से करेंगे तो ये दो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चन का तरीका भी सीखिए कि कैसे हल करना है। तो ये आपका इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों तो गड़बड़ हट गए, बचा यही दो। अब इसमें देख लीजिए आप, बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है, तो यानी कि बी का 3 तो होगा ही, यानी कि आपका एक ये एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO जिसको बोलते हैं, है ना, NaHCO ये होता है आपका बेकिंग सोडा। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है वो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, फॉर्मूले से भी पूछता है प्रश्न, और ये इस तरीके से केमिकल नेम भी पूछता है, और ये जनरल नेम भी पूछता है। बोलेगा बेकिंग सोडा कौन सा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फॉर्मूला ये हो गया NaHCO, ठीक है। और आपका
कास्टिक सोडा कौन सा है, NaOH होता है, ठीक। एप्सम सॉल्ट क्या है, ये एप्सम सॉल्ट, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। एप्सम सॉल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें, MgSO4 7H2O, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एप्सम सॉल्ट कहते हैं इसको। तो ये बहुत सही तरीके से इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपको 100% कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक। चलिए, तो इसमें ये बता दिया ना मैंने, हाँ। चलिए, सूची 1 को फिर सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड कहाँ यूज़ होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब उनका यूज़ दिया हुआ है बेसिकली। तो देखिए इसमें बहुत सुना भी होगा आपने, पोटेशियम ब्रोमाइड वगैरह क्या है, वो आपको फोटोग्राफी में बहुत यूज़ होता है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। और ये आपका जैसे ही आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि A का 2, यानी कि अच्छा A का 2 2 है, तो आप ये 2 तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचता है इसमें, तो अब आप इसमें देखिए कि कौन सा और कहाँ से कौन सा यूज़ होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो आपका बारूद है ना, बारूद में यूज़ होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो B का 4 हो गया, तो B का 4 भी यहाँ दोनों में है। बेसिकली ये दोनों दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा कोई बात नहीं, ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। आप कमेंट करके भी बताया करिए यार कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मेरा वीडियो पॉज कर दिया करिए और आप उसको फिर आंसर दिया करिए अपना, तो एक पेपर में लिख के बताया करिए। आप लोग बताते नहीं हो, कमेंट एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो यार, ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने प्रयुक्त होता है, मतलब बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स वगैरह बनती हैं, ये सब चीज़ें देखते हो, उसमें कौन सा क्या चीज़ यूज़ होता है इसमें, तो आपका जो पॉलीएमाइड होता है ना, वो यूज़ होता है इसमें। ये चीज़ याद रखिएगा, पॉलीएमाइड, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बेसिकली उसी को बोलते हैं ना, इसमें पॉली बुलेट प्रूफ के लिए पॉली कार्बोनेट का भी इस्तेमाल होता है, पॉलीएमाइड भी होता है, कई चीज़ें होती हैं जो ये होता है ना, पीवीसी नहीं, ठीक। चलिए, लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध होती है, देखिए जो तीक्ष्ण गंध आती है उसमें लहसुन में, तो वो किस वजह से आती है। देखिए उसमें जो सल्फ़र यौगिक होता है ना, उसकी वजह से भयंकर गंध आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सल्फ़र यौगिक, ठीक। उन शराब त्रासदियों में जिनका परिणाम स्वरूप अन्यथा आदि होती है हानिकारक पदार्थ, यानी कि जैसे कोई, ये थोड़ा ट्रांसलेशन में ऐसे ही हो गया है, मैं समझाता हूँ आपको सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में। जब जैसे कई आपने देखा होगा कि बिहार में, यूपी में, कहीं भी, अभी बहुत हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, बिहार में, कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कई सारे मरे थे। मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत तो नहीं, बहुत बहुत मतलब, हाँ भाई, एक आदमी की भी जान कीमती होती है, और अगर 10-15 मर गए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जो जहर का काम कर देता है ये, ठीक है। तो ये एमिल अल्कोहल होता है बेसिकली, है ना। ये क्या होता है, एमिल अल्कोहल नहीं, इसमें एमिल एमिल अल्कोहल होता है या मेथिल अल्कोहल होता है इसमें, नहीं, इसमें जो है ना मेथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो वो मेथिल अल्कोहल ही है जिसको पीने से मतलब लोगों के बहुत मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, मेथिल अल्कोहल। लौंग का तेल जो होता है वो यूजेनाल, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, सीधे सीधे ऐसे ही, यूजेनाल, ठीक। ये आपको जैसे बहुत जगह यूज़ होता है। अब देखिए दांत का दर्द वगैरह होता है तो वहाँ भी यूज़ करते हैं, लगा लेते हैं, थोड़ा सा रुई कॉटन लेते हैं, कॉटन में लगा के वहाँ रख लेते हैं, बहुत फ़ायदा करता है ये, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल हुआ था, इसका याद रखिएगा। मस्टर्ड गैस जो है वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप की है, उसको एज अ वेपन यूज़ किया गया था, तो ये याद रखिएगा, इसमें पूछा गया है इसीलिए। ये देखिए मस्टर्ड गैस है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्यूमर को संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक, कहने का मतलब है कि आइसोटोप्स, इनमें से कौन से आइसोटोप्स हैं जो कि ट्यूमर को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका। तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये सारे ही किसी न किसी इसमें यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसका मैंने ताबड़तोड़ सीरीज वाले में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कार्बन जो ये होता है ना आपका, ये C14, ये भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। Na24, ये भी सोडियम वाला भी कहीं, सोडियम 24 भी यूज़ होता है। कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 है, इसका इलाज कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए इसका मैं एक वीडियो है, मैं उसको पिन कर दूंगा, वो आप देख लीजिए, पूरा मैंने उसमें बताया हुआ है कि कौन सा जो रेडियो समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं, वो कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाते हैं इसमें, ठीक है, तो बता दूंगा उसको मैं, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है वो 70 आर्सेनिक 74 है, ठीक, तो ये याद रखिएगा।
ये कोबाल्ट 60 भी कैंसर में आता है, ये ट्यूमर के लिए ये आर्सेनिक 74 होता है, ठीक है। Na सोडियम भी आता है इसी तरीके का, जो इसका भी प्रयोग होता है, इसका आइसोटोप्स भी, ठीक है। कार्बन 14 ये अलग चीज़ हो गया। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा आर्सेनिक 74 होगा इसमें ट्यूमर के लिए, ठीक है। एक ये भी होता है जो कोबाल्ट 60 वाला बता दिया मैंने, ल्यूकेमिया वगैरह के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 भी होता है एक, ठीक है, उसका आइसोटोप्स होता है फास्फोरस 32, किसके लिए? ल्यूकेमिया के लिए। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर कहते हैं उसको। ब्लड कैंसर क्या है? जिसमें कि WBC की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो ल्यूकेमिया कहलाती है, ठीक है। वो स्थिति उसकी जान के रखिए आप, ठीक। चलिए, इसमें पूछा गया है ये कोबाल्ट 60 आमतौर पर किसके उसमें यूज़ होता है? देखिए वही जो ऊपर बताया था मैंने, तो ये गामा किरणें निकालता है अपने उसमें, ठीक है, और इसीलिए उसका प्रयोग भी किया जाता है इसमें। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया नाम से ही पता चलेगा आपको, ये बेसिकली वायरस होता है एक तरीके, जिसमें बोलते हैं ना कि जल पानी देख के मतलब डर जाना, एकदम से डर जाना भयंकर तरीके से, तो हाइड्रोफोबिया ये वायरस से। देखिए ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं, और इस पर मैंने पूरा ताबड़तोड़ सीरीज वाले में पूरा वीडियो बना रखा है। जो ये वाला टॉपिक बताया मैंने, चाहे ये वाला टॉपिक हो चाहे ये वाला, ये सब प्रश्न 100% एक एक क्वेश्चन आते ही हैं घुमा फिरा के। विटामिन्स वाला हो गया, उनके केमिकल नाम, उनसे कमी से होने वाले रोग, ये सब पूछे जाते हैं। तो इसलिए उनको जो ताबड़तोड़ सीरीज है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स जो हैं वो मैंने उसमें करवा रखे हैं। अगर आप उसको देखते हैं, उसमें करीब 30 वीडियो हैं, अगर आप वो देखते हैं तो समझिए कि आपका मतलब 30 से 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। हर बहुत सारे टॉपिक हैं उसमें, छोटे छोटे, और बहुत बड़े वीडियोज़ भी नहीं हैं, उसको देख डालिएगा आप, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली, ठीक है, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? देखिए बेसिकली अगर आप इसको पढ़ेंगे, ल्यूकेमिया मैंने अभी आपको बता दिया, पैरालिसिस अलग चीज़ हो गई, स्क्लेरोसिस ये अलग चीज़ हो गई, मेनिंजाइटिस जो है ये दिमाग से संबंधित बीमारी है, यानी दिमाग में सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये इसकी वजह से इसमें सूजन आ जाती है, जो झिल्ली बता रहा है इसमें, और ये झिल्ली सूज जाती है, इसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं बीमारी का नाम। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए आपने देखा भी होगा, लगाते हैं लोग, ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक, कौन सा? ऑक्सीटोसिन, है ना। तो ये इसी का इंजेक्शन लगाते हैं। वैसे तो देखिए नॉर्मली कोई लगाते नहीं, बस वो पानी वाली मतलब वैसे ही सुई लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन धंधा है, करते हैं लोग, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल है तो वो करते ही हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है कि विक्ट जो है वो किडनी हिंदी ऐसे लिखते हैं किडनी, ठीक है। किडनी क्या है? आप कितने पूछ रहे हैं कि कितने उसमें जो प्रवाह होता है रक्त का वो कितना होता है? तो देखिए ये जो है ये 1200 सीसी मतलब होता है उसमें, और उसमें लगभग 1.5 लीटर जो है वो प्रतिदिन 1.5 लीटर लगभग 1.5 लीटर ये यूरिन का निर्माण होता है, ठीक है, उसका शुद्धिकरण करता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, 1200 सीसी इसमें जो है वो रेड ब्लड जो है वो प्रवाहित होता है उससे, मतलब वहाँ से गुजरता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो किडनी का प्रॉब्लम होता है जिनको, वो क्या है, वो डायलिसिस वगैरह करवाते हैं। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस होता है कि वही जो शुद्धिकरण वो करता है ब्लड का, ठीक है, शुद्धिकरण वही जो है वो आर्टिफिशियल मतलब आप कह सकते हैं कृत्रिम रूप से, है ना, कृत्रिम रूप से किया जाता है, उसी को डायलिसिस कहता है, लिसिस, है ना, ये याद रखिएगा। आपने सुना होगा ये वर्ड, डायलिसिस पे हैं वो, डायलिसिस पे, तो इसका मतलब उनका किडनी उनकी मतलब काम नहीं कर रही है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। 1200 सीसी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो देखिए ये जो हड्डियों के नाम लिखे हुए हैं इसमें, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज़, ठीक है, स्टेपीज़ होती है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ये कान में पाई जाती है मनुष्य के, ठीक। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो जंघे में पाई जाती है, फीमर, ठीक है, ये फीमर, ठीक। तो ये नाम दोनों याद रखिएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली दोनों। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, देखिए अभी मैंने बताया ना, खून की जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस ही कहलाती है वो। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? देखिए मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ये आपका जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, ये क्या है, मतलब दोनों काम करती है, ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, यानी कि ये मिक्स्ड जिसको बोल सकते हो आप, मिक्स्ड ग्लैंड है ये, ठीक है, क्या है? ग्रंथि। देखिए बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं बॉडी में जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का हार्मोन्स या तो निकालती हैं, वो मतलब उसको स्रावित करती हैं, या उनके द्वारा कुछ ऐसा क्रिया की जाती है जिससे कि वो हार्मोन्स निकलने में मदद मिलती है।
तो ये याद रखिएगा, जैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो चीज़ें होती हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, इसको एंडो मतलब अंतः और एक्सो मतलब वाय, ठीक, बहिर्स्रावी बोलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थोड़ा टिपिकल वर्ड है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो अंतःस्रावी कौन सी होती हैं, और ये आपके बाह्यस्रावी होती हैं। तो ये जो अंतःस्रावी होती हैं उनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, वो डक्टलेस होती हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन होती हैं वो डक्ट पाई जाती है उसमें, तो पैंक्रियाज दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन होता है हार्मोन, ये पैंक्रियाज के द्वारा ही बीटा सेल के द्वारा, याद रखिएगा, बीटा सेल, ये भी कई बार पूछा गया है इंसुलिन, और ये इंसुलिन है क्या, ये पेप्टाइड है, ये प्रोटीन श्रृंखला जिसको बोलते हैं, क्या है, पेप्टाइड, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये पेप्टाइड, ठीक, ये याद रखिएगा। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। चलिए आप एक ये प्रश्न बताइएगा, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो किस जो बॉडी पे क्या असर डालता है वो, ठीक है, मेलाटोनिन, मैंने नाम बता दिया आपको। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो देखिए जो एड्स होता है वो वायरस होता है ये, ठीक है, एड्स आपने सुना होगा, और ये असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ही ये मतलब इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो HIV बोलते हैं ना, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो, है ना, इम्यूनो, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई। तो HIV ह्यूमन, HUMAN ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक, ये वायरस, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये वायरस है, ये HIV वायरस, उसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा भी गया है वो। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, देखिए बहुत सारे ये जो रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, उनमें यूज़ होते हैं बहुत सारे ये ईंधन, ठीक है, लेकिन उसमें से जैसे थोरियम जो है भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने का मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो थोरियम है ये केरल और ये झारखंड, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इवन की राजस्थान में भी पाया जाता है। इसका जो प्रमुख स्रोत कौन सा होता है, वो होता है मोनोजाइट, यानी इसका जो अयस्क कह सकते हैं आप, ठीक है, मोनोजाइट, थोरियम, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अभी कमेंट करके बताइएगा कि अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में, मैं आपको जगह का नाम भी बता दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में कौन सा एक ये पाया गया है पदार्थ, ठीक है, बहुत न्यूज़ में रहा है, हाईलाइट रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, उसका नाम क्या है बताइएगा, ठीक है। तो ये आज के 30 प्रश्न आज के रहे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आया तो आप 1-2 बार देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए प्रश्नों के, प्रश्न बढ़ाते जाइए, 30 से 35, 35 से 40, है ना, इस तरीके से प्रश्न डेली करिए। और इसको देख लीजिए, इसके PDF आपको मैं शेयर कर दूंगा, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी भी देता रहता हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। देखिए प्री और CSAT, प्री में 2 चीज़ होता है, GS और ये CSAT, ठीक है, दोनों की स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है, अगर वो आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।